हर दिन हम में से लाखों लोग अपनी बाइक, कार या ट्रकों में पेट्रोल भरवाते हैं। पंप पर खड़े होकर उस मीटर को तेजी से भागते हुए देखना 100, 500, 1000 रुपए, ये एक रोजमर्रा का हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि जो पैसा हम इस फ्यूल के लिए दे रहे हैं वो असल में जा कहाँ रहा है? आज हम इसी विषय की पूरी गहराई में उतरने वाले हैं और इस पूरे सिस्टम को डिकोड करेंगे। अब देखिए, यहां सबसे बड़ा रहस्य और सवाल यह है कि अगर 100 रुपए का पेट्रोल लिया जाए तो उसमें असली तेल की कीमत आखिर होती कितनी है? पंप के मीटर की रीडिंग और उस लिक्विड की असली कीमत के बीच एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। एक ऐसा गैप जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े से। 85% यानी 85%। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल सीधे विदेशों से खरीदता है। सऊदी अरब, इराक, रूस और यूएई जैसे देशों से। मतलब हमारी गाड़ियों के टैंक तक पहुंचने वाले पेट्रोल का सफर असल में हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के रेगिस्तान या समंदर से शुरू होता है। और यही भारी निर्भरता पेट्रोल के पूरे अर्थशास्त्र की असली नींव है। आइए देखते हैं कि हजारों किलोमीटर का लंबा सफर आखिर तय कैसे होता है। सबसे पहले विदेशी जमीन से कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है, फिर बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए इसे हमारे बंदरगाहों तक लाया जाता है। लेकिन जाहिर है, क्रूड ऑयल सीधा गाड़ियों में तो डाला नहीं जा सकता, इसलिए इसे इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम जैसी डोमेस्टिक रिफाइनरीज में भेजा जाता है। वहां इसे बड़ी और काफी जटिल मशीनों में प्रोसेस करके शुद्ध पेट्रोल बनाया जाता है और फिर अंत में ट्रकों के जरिए देश के कोने कोने में मौजूद पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। इस लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया के बाद एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत सामने आती है। इंपोर्ट करने, बड़े जहाज़ों से लाने, रिफाइन करने और ट्रांसपोर्ट करने के इन सारे भारी भरकम खर्चों को जोड़ने के बाद भी आपको पता है 1 लीटर पेट्रोल की असली बेस कॉस्ट क्या बैठती है? सिर्फ 40 से 45 रुपए के आसपास। जी हां, बिल्कुल सही सुना। तमाम जद्दोजहद के बाद भी असली कीमत सिर्फ 40-45 रुपए। लेकिन पंप पर जो कीमत हम चुकाते हैं वो तो इससे दोगुनी या कभी-कभी उससे भी ज्यादा होती है। तो फिर सवाल उठता है कि यार बाकी का पैसा आखिर जा कहां रहा है? चलिए, इस पूरी गणित को थोड़े आसान हिस्सों में बांटकर देखते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा गया। इसमें से बेस कॉस्ट हो गई लगभग 45 रुपए। इसके बाद 3 से 4 रुपए उस डीलर का कमीशन होता है जो पेट्रोल पंप चला रहा है। और बाकी का हिस्सा, खैर वो पूरा का पूरा सीधा टैक्स है। केंद्र सरकार का टैक्स लगभग 15 से 20 रुपए और राज्य सरकार का टैक्स 15 से 30 रुपए के बीच। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेट्रोल के लिए चुकाई गई कीमत का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रूप में जा रहा है। अब इस टैक्स के खेल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आती है एक्साइज ड्यूटी। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है और ये हर लीटर पर तय की गई एक फिक्स्ड रकम होती है। जब भी केंद्र सरकार को ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत होती है तो इस एक्साइज ड्यूटी को सीधा बढ़ा दिया जाता है। ये एक ऐसा फिक्स्ड अमाउंट है जो पेट्रोल की बेस कॉस्ट के ऊपर सीधे जुड़ जाता है, फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद एंट्री होती है दूसरे सबसे बड़े टैक्स की, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ये टैक्स राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है और यही वो सबसे अहम पॉइंट है जो तय करता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें इतनी अलग क्यों होती है। वैट की दरें हर राज्य में अलग अलग तय होती हैं। यही मेन कारण है कि एक राज्य में पेट्रोल कुछ हद तक सस्ता लग सकता है और जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं किसी दूसरे राज्य में उसी पेट्रोल की कीमत अचानक आसमान छूने लगती है। राज्यों के बीच इस भारी अंतर को अगर देखा जाए तो एक तरफ तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। इन राज्यों में भारी वैट लगाए जाने के कारण ईंधन की कीमतें पूरे देश में सबसे ज्यादा होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं जहां टैक्स का ये बोझ तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम रखा गया है और इसलिए वहां के पेट्रोल पंपों पर कीमतें थोड़ी सी राहत भरी देखने को मिलती हैं। तो यहां स्वाभाविक रूप से एक बहुत अहम सवाल दिमाग में आता है, सरकारें इन फ्यूल टैक्स पर इतनी ज्यादा निर्भर क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि इस भारी दोहरे टैक्स सिस्टम को देश के अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी माना जाता है? आइए इसके पीछे के आर्थिक कारणों का बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करते हैं ताकि पूरी तस्वीर बिना किसी धुंधलापन के समझ में आ सके। देखिए, ईंधन से मिलने वाला ये टैक्स दरअसल सरकारों के लिए एक लगातार आने वाला रेवेन्यू स्ट्रीम है जो कभी नहीं रुकता।
इस पैसे का सीधा इस्तेमाल देश भर में नई सड़कें और हाईवे बनाने, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चलाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। कई राज्यों के लिए तो फ्यूल टैक्स ही उनकी इनकम का सबसे मुख्य जरिया है। इसके अलावा क्योंकि देश अपना ज़्यादातर तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के झटकों और डॉलर की निर्भरता को मैनेज करने के लिए भी ये टैक्स सिस्टम एक बेहद ज़रूरी टूल बन जाता है। इस पूरे टैक्स सिस्टम का असली प्रभाव समझने के लिए साल 2020 का उदाहरण एकदम बेहतरीन है। जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग एकदम गिर गई और कीमतें ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। लेकिन क्या देश के अंदर ईंधन सस्ता हुआ? जी नहीं, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल सस्ता हुआ उसी समय डोमेस्टिक टैक्स बढ़ा दिए गए। ये इस बात का एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने का असर हमेशा पंप की मीटर रीडिंग पर नहीं दिखता, क्योंकि टैक्स उस गैप को पूरी तरह से भर देते हैं। अब जब भी पेट्रोल की इन ऊंची कीमतों को कम करने पर चर्चा होती है तो एक समाधान बार बार सामने आता है, जीएसटी। भारत में ज्यादातर चीजों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जिससे पूरे देश में टैक्स की एक समान दर होती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल को इस यूनिफाइड सिस्टम से बाहर ही रखा गया है। इसे जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, ये लगातार एक बहुत बड़ी और जटिल बहस का विषय बना रहता है। लेकिन जीएसटी कोई इतना आसान समाधान क्यों नहीं है? अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो बेशक टैक्स की दरें सीमित हो जाएंगी और कीमतें काफी कम हो जाएंगी। पर इसका दूसरा बड़ा पहलू ये है कि इससे राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को राजस्व यानी रेवेन्यू का बहुत भारी नुकसान होगा। उनके लिए उस इनकम के बिना अपना रोजमर्रा का काम करना और बड़े स्तर पर विकास योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना सच में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है? कीमतों के इस भारी बोझ को कम करने के लिए जो वैकल्पिक समाधान अक्सर सुझाए जाते हैं, उनमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट को थोड़ा कम करना शामिल है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बेहतर बनाना भी एक बढ़िया तरीका है, ताकि ईंधन की खपत ही कम हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समाधान जो एक नई तकनीक के रूप में उभर रहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को बढ़ावा देना। ये अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत बनता जा रहा है। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक मोड़ आता है, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ दुनिया और देश का भारी झुकाव। भारत तेजी से एक ईवी भविष्य की तरफ देख रहा है। ये अब सिर्फ प्रदूषण कम करने या पर्यावरण बचाने की बात नहीं रह गई है, बल्कि पेट्रोल की इस भारी लागत और बाहरी देशों से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर जो हमारी असीमित निर्भरता है, उस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकलने का ये एक सबसे बड़ा और ठोस कदम है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पेट्रोल से बिजली की तरफ ये बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी भारी कमी है। पूरे देश की गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन की क्षमता की जरूरत है और ईवी बैटरियों की ऊंची लागत जैसी चुनौतियां मजबूती से सामने खड़ी हैं। ईवी की ओर ये ट्रांजिशन एक लंबी रेस है और इस सपने को सच करने के लिए बुनियादी ढांचे पर बहुत बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। तो इस पूरे अर्थशास्त्र की मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें केवल उन लोगों तक सीमित नहीं हैं जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं। इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट होता है जो हर किसी तक पहुंचता है। जब ईंधन महंगा होता है तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर सब्जियों, खाने पीने की चीज़ों, ऑनलाइन डिलीवरी और रोज़मर्रा की सभी ज़रूरतों की कीमतों पर पड़ता है। इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई तेज़ी से बढ़ती है। मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से हर एक नागरिक के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। चलिए आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विचार के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी पेट्रोल पंप पर वो मीटर तेजी से आगे बढ़े तो जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, क्या वहां सिर्फ गाड़ी के लिए ईंधन खरीदा जा रहा है या फिर राष्ट्र के टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी अपने कंधों पर उठाया जा रहा है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता ऐसे ही बनी रहनी चाहिए।